Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Miss Sidra Quraish from Little Masters Model School. Today I am going to start your chapter number 2 for class 7. The name of chapter is Respiration and Energy from Food. Respiration and Energy from Food. यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे आपको एनर्जी कैसे मिलती है वो। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो भी आप खाना खा रहे होते हैं उससे आपको एनर्जी कैसे मिलती है वो तमाम बताया गया है। इन मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स including humans, the energy for life comes from a chemical reaction between food and oxygen. आप जितने भी जानदार दुनिया में मौजूद हैं इंसानों को शामिल करके उनमें एनर्जी कहाँ से आती है, वो एक केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से आती है। और वो केमिकल रिएक्शन किन दो चीज़ों के दरमियान होता है, जो आप खाना खाते हैं उसके और जो आप ऑक्सीजन अपनी हवा नाक के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं हवा के साथ, उन दोनों के रिएक्शन के ज़रिए से आपको जो आप खाना खा रहे होते हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। Here I have to mention that there are two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration वो respiration जिसमें एनर्जी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन जिसमें फूड के साथ ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। एरोबिक का मतलब क्या है, ऑक्सीजन या हवा की मौजूदगी में। यू कैन लिव विद फॉर अ फ्यू डेज विदाउट फूड बट विदाउट एयर यू विल डाई इन अ फ्यू मिनट्स। आप खुराक के बगैर कुछ दिन गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर आप कुछ मिनट्स में ही मर जाएं। और हवा में क्या चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द ऑक्सीजन इन द एयर विच इज़ सो वाइटल फॉर टू यू। हवा में ऑक्सीजन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको आपकी फूड में से एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर तर होते जाएंगे। और फिर जाहिर सी बात है, जब आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो एक दिन आपकी बॉडी वर्क करना ख़त्म कर देगी। समटाइम्स दो योर ब्रीथिंग कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू योर सेल्स। कभी कभार आपके तमाम बॉडी सेल्स तक कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती। इफ़ यू आर रनिंग अ रेस योर मसल्स में नीड टू रिलीज मोर एनर्जी फॉर मूवमेंट बट ऑक्सीजन कैन नॉट गेट टू योर सेल्स फास्ट इनफ। जब आप कभी भी कोई रेस कर रहे होते हैं, कोई भाग रहे होते हैं, तो क्या होता है कि आपकी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, लेकिन आपके मसल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है भागने के लिए। आपके मसल्स को उस वक्त मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। द बॉडी गेट्स दिस एनर्जी बाय ब्रेकिंग ग्लूकोज डाउन विदाउट ऑक्सीजन। और उस टाइम पे क्या हो रहा होता है, उस टाइम पे आपको आपका ब्रीथिंग प्रोसेस भी तेज़ होता है, तो आपके हर बॉडी पार्ट को एनर्जी नहीं मिल रही होती, हर बॉडी सेल को नहीं मिल रही होती, और आपको उस टाइम एनर्जी चाहिए भी होती है। तो क्या हो रहा होता है उस टाइम आपकी जो ये एनर्जी होती है, आपकी बॉडी ग्लूकोज को तोड़ रही होती है, जो आपकी फूड का मेन इंग्रेडिएंट ग्लूकोज है उसको तोड़ रही होती है ऑक्सीजन के बगैर इनटू अ सब्सटेंस कॉल्ड लैक्टिक एसिड। एक सब्सटेंस में जिसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड। यानी जब आप भाग रहे होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती, ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, और आपको उस टाइम एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब उस फूड को किस चीज़ की मदद से तोड़ा जाए, ऑक्सीजन आपको पूरी मिल नहीं रही, एनर्जी आपको चाहिए, तो क्या है, आपकी बॉडी उस टाइम उस फूड को तोड़ती है विदाउट ऑक्सीजन। और विदाउट ऑक्सीजन तोड़ के उसको डायरेक्टली किस चीज़ पे कन्वर्ट कर देती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। इस चीज़ को आप कह सकते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इस चीज़ को एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि फूड का टूटना विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर। ऊपर मैंने आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आपकी जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है और फिर टूट के एनर्जी बनाती है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल पा रही, तो क्या है, आपकी फूड जो है वो उसी तरीके से टूट रही है, लेकिन ग्लूकोज आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में हो रहा है और इसके दरमियान में ऑक्सीजन नहीं है। एनर्जी इज़ रिलीज्ड एंड यू कैन कैरी ऑन रनिंग। एनर्जी फिर रिलीज़ होती है और फिर आप अपनी दौड़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। However, the lactic acid builds up in your muscles, causing your muscles to feel tired and eventually you may get painful cramp.
क्या होगा कि जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, वो आपके मसल्स को ऐसा फील कराएगा जैसे आप थक चुके हैं, आपके मसल्स थक चुके हैं, और आपके मसल में पेनफुल क्रैम्प, यानी ऐसे आपको फील होगा कि रग भी चढ़ गई है, इस तरह की फीलिंग होगी, तकलीफ़ होगी, दर्द होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ फिट यू आर। ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप कितने फिट हैं, कितने हेल्दी हैं। आफ्टर द एक्सरसाइज यू यूजली गैस फॉर एयर टेकिंग इन लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। और एक्सरसाइज के बाद आप हाँफना शुरू कर देते हैं या तेज़ तेज़ सांस खींचना शुरू कर देते हैं, तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं। योर हार्ट विल ऑल्सो बीट फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन टू द सेल्स। और आपका दिल बहुत तेज़ी से बीट करना शुरू कर देता है, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और आपकी बॉडी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाती है। द लैक्टिक एसिड इज़ स्लोली ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर क्या होता है, जो वो लैक्टिक एसिड जो बन गया होता है, जो आपके मसल्स को तकलीफ़ दे रहा होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता से टूटता है। किस चीज़ में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। ठीक है, ओनली व्हेन ऑल द लैक्टिक एसिड हैज़ बीन ब्रोकन डाउन डू योर हार्ट रेट ब्रीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल। और जब तमाम लैक्टिक एसिड टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो नॉर्मल हो जाता है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। सिंस द प्रोसेस रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड विदाउट ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वो प्रोसेस था जिसमें आपने विदाउट ऑक्सीजन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करवाया। एक प्रोसेस वो था जिसमें आप विद ऑक्सीजन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करवाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में जब आप भाग रहे हैं, आपको एक तो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, मिल भी रही है तो आपके हर बॉडी पार्ट तक पूरी पहुंच नहीं रही, तो उसके दौरान आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी खुद ब खुद से ग्लूकोज को, आपकी फूड को ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देती है। किस चीज़ में? डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में। और वो लैक्टिक एसिड जो सा है वो आपकी जो मसल्स हैं उनमें पेनफुल फीलिंग लाता है, यानी आपके मसल्स टायर्ड फील होते हैं उसकी वजह से। उसके बाद में वो लैक्टिक एसिड भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाता है। वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और इन दोनों चीज़ों में वो जब टूट के बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो आपकी जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल रेट पे आ जाती है, और उसके अलावा आपका सांस लेने का प्रोसेस भी नॉर्मल रेट पे आ जाता है। इस सब को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। 2 टाइप की रेस्पिरेशन मैंने आप लोगों को बताई। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration involves the process in the human body, 3 processes in the human body. Aerobic respiration में human body में 3 प्रोसेस होते हैं जो aerobic respiration के अंदर हो रहे होते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन इज़ टेकन टू द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड। इसमें क्या हो रहा होता है, पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें ऑक्सीजन खून के ज़रिए से जा रही होती है। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं ऑक्सीजन उन तक पहुँच रही होती है। किस चीज़ के ज़रिए? खून के ज़रिए से। नेक्स्ट है, एनर्जी इज रिलीज बाय द रिएक्शन ऑफ द डिजॉल्व फूड विद ऑक्सीजन। हाँ जी, एनर्जी मिलती है आपको किस चीज़ के ज़रिए से? जो आपकी डिज़ोल्व फूड है, डिज़ोल्व फूड हज़म शुदा खुराक और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी मिल जाती है। पॉइंट नंबर 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर टेकन बैक टू बी ब्रीथड आउट इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हवा में बाहर सांस के ज़रिए से बाहर निकलती है। इन ऑर्डर टू रेस्पायर द बॉडी फर्स्ट रिक्वायर्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए सबसे पहले क्या होता है, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। ऑक्सीजन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एयर दैट यू ब्रीथ इन थ्रू योर माउथ एंड नोज। ऑक्सीजन कहाँ से हमें हासिल होती है? हवा से, जिसको आप किस चीज़ के ज़रिए से अपने अंदर लेके जाते हैं? आपके नाक और मुंह के ज़रिए से। ठीक है, ये 2 रास्ते आपको दिखाए गए हैं जिनके ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर जाती है, एक आपका नाक और दूसरा आपका मुंह। इन दोनों रास्तों के ज़रिए से आपकी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जा रही होती है रेस्पिरेशन के लिए। यहाँ से आपका ब्रीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। द एयर दैट यू ब्रीथ इन पासेस डाउन द विंड पाइप और ट्रैकिया। जो भी आप हवा लेके जाते हैं नाक और मुंह के ज़रिए से, वो कहाँ से गुजरती है? विंड पाइप, सांस की नाली या ट्रैकिया के ज़रिए से। सांस की नाली या ट्रैकिया आपको यहाँ पे, या आपको एक एरो के साथ ये सांस की नाली और ट्रैकिया नज़र आ रही होगी। ठीक है, ऑन द वे द एयर गोज थ्रू द वॉइस बॉक्स और लेरेंक्स। और इसी रास्ते में इसी रास्ते में हवा जो सी है वो वॉइस बॉक्स और लेरेंक्स से भी गुजरती है, विंड पाइप और ट्रैकिया से, और वॉइस बॉक्स और लेरेंक्स की आपको यहाँ पे लेबलिंग नज़र आ रही है।
दिस इज़ अ बॉक्स विद वॉल्स मेड ऑफ ग्रिसल और कार्टिलेज। ये एक बॉक्स की टाइप का होता है जिसकी वॉल्स ग्रिसल या कार्टिलेज की बनी हुई। जिस तरीके से आपकी कान की हड्डी होती है कुरकुरी टाइप की, इसी टाइप की जो इसकी वॉल्स होती हैं उसी टाइप की हड्डी से बनी हुई होती हैं। इट कंटेन थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। इसके अंदर बहुत पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। When you speak, air passes over these vocal cords in a way which makes them vibrate and produce sound. जब इनके अंदर से हवा गुजरती है, इन वोकल कॉर्ड्स के अंदर से हवा गुजरती है, लैरिंक्स के अंदर जो वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं इनके अंदर से जब हवा गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ये वाइब्रेट करते हैं और इनके वाइब्रेट करने की वजह से हमारे जो गले से आवाज़ निकलती है, साउंड, वो प्रोड्यूस होती है इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। द विंड पाइप ब्रांचेज इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ये विंड पाइप आपकी आ रही है, यहाँ आके इसकी 2 ब्रांचेज बन जाती हैं, एक ये और एक ये। इन 2 ब्रांचेज को क्या कहेंगे हम लोग? ब्रोंकाई, ठीक है। ईच ऑफ विच इज़ अटैच टू द लंग्स, और दोनों जो सी हैं अलग अलग फेफड़े से, लंग से आपके अटैच हुई होती हैं। ईच ब्रोंकस स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अब आगे ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकस या ब्रोंकाई है, एक को ब्रोंकस कहेंगे, दोनों को मिला के ब्रोंकाई। ये आगे जाके छोटी छोटी और ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिनको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये देखिए आपकी ब्रोंक्यूल की लेबलिंग यहाँ पे। Eventually, each microscopic branch ends in a microscopic air sac. These air sacs are called alveoli. और इनके जो एंड हो रहे हैं बिल्कुल आखिरी कोने का, इसका उन लोगों ने कंप्लीट दिखाया हुआ है माइक्रोस्कोपिक पे। आखिरी कोने पे छोटी छोटी हवा की थैलियाँ होती हैं जिनको क्या कहते हैं? एल्व्यूलाई। ये देखें एयर सैक्स या एल्व्यूलाई। ईच लंग कंटेन मिलियंस ऑफ एल्व्यूलाई सो दैट द होल लंग इज़ लाइक अ ह्यूज स्पंज। जो एक लंग है उसके अंदर मिलियंस ऑफ एल्विलाई होते हैं। ये सिर्फ उन्होंने आपको एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए से मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ एल्विलाई यहाँ इनके आखिरी कोनों पे मौजूद हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे, और ये पूरे लंग के अंदर मौजूद हैं। ईच एल्वुलस हैज़ अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया विच इज़ वेरी थिन एंड मॉइस्ट। हर एल्वुलस का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत पतले होते हैं और मॉइस्ट होते हैं, यानी नम होते हैं। द एल्वुलाई आर पिंक इन कलर बिकॉज ईच इज़ सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। एल्वुलाई जो से होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं क्योंकि हर एल्वुलाई जो सा है वो खून के शरियानों से या ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ होता है या सराउंडेड होता है। बहुत ज़्यादा खून की शरियानें यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती हैं। Some of the oxygen from the air breathed in dissolved in the moisture on the surface of the alveoli and passes through their thin walls into the blood capillaries. कुछ ऑक्सीजन जो आप अपनी हवा के साथ अंदर लेकर जा रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उस ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा जो है यहाँ से गुजरते हुए, यहाँ से ब्रोंकाई से गुजरते हुए, आपके ब्रोंक्यूल से गुजरते हुए इन एल्वुलाई में आ जाता है और इन एल्वुलाई के ज़रिए से वो यहाँ पे आपकी खून की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी मौजूद होती हैं। इन कैपिलरीज के अंदर वो ऑक्सीजन चली जाती है जो आप सांस के ज़रिए अंदर लेकर जाते हैं। वो ऑक्सीजन सारे में से गुजर के आते हुए, पूरे पाथ में से गुजर के आते हुए एंड पे इन एयर सैक्स के अंदर चली जाती है और यहाँ से ये इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो ऑक्सीजन चली जाती है। नाउ पेज नंबर 11। At the same time कार्बन डाइऑक्साइड passes from the blood capillaries into the alveoli। और उसी टाइम पे जब ऑक्सीजन अंदर जा रही होती है ब्लड कैपिलरीज के, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में मौजूद होती है वो यहाँ से बाहर निकल रही होती है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकल रहा है और ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा रही है। इवेंचुअली द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ब्रीथड आउट ऑफ द बॉडी। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे आप सांस अंदर लेके जाते हैं वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में शामिल हो रही है, उसके साथ साथ ही आपकी जो बॉडी के अंदर वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ साथ ही आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। ना हेयर आई हैव अ पिक्चर जिसके ज़रिए से मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। ये आप ब्लू कलर के छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं, राउंड्स, ये ऑक्सीजन है जो आप बाहर से अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं।
अब ये ऑक्सीजन आपके ट्रैकिया में से गुजरने लगी, वहाँ से आपने लेनी शुरू की और ये आपके यहाँ पे ट्रैकिया में आ गई। अब आपके ट्रैकिया से ये ब्रोंकस में चली जाएगी, आपके ब्रोंकाई में, ब्रोंकस में, दोनों ब्रोंकाई में, और उसके बाद ये आपके ब्रोंक्यूल्स में चली जाएगी और ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलाई में चली जाएगी। अब इसके एल्वुलाई में जाने के बाद का आपको प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एल्वुलाई के अंदर दिखाया गया है कि ये ऑक्सीजन एल्वुलाई के अंदर आ रही है। जो आपने नाक के ज़रिए से और मुंह के ज़रिए से अंदर लेके आए थे वो आपके ट्रेकिया से गुजर के और आपके ब्रोंकाई से, फिर ब्रोंक्यूल से गुजर के यहाँ सैक तक पहुँच गई। नेक्स्ट इस पिक्चर में देखें, ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी के अंदर यानी कि खून के अंदर शामिल हो गई। ये रही स्काई ब्लू कलर की, आपको नज़र आ रहा होगा। और जो इसके अंदर वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड थी वो यहाँ से बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और ये ऑक्सीजन अंदर आ गई। नेक्स्ट ये भी एल्वुलाई की एक डायग्राम है जिसमें आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ये ब्लड कैपिलरी के अंदर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। अब ये वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बॉडी के अंदर लेकर गए थे, वो ऑक्सीजन जो आप बॉडी के अंदर लेकर गए थे, इस रास्ते से यहाँ पे जाके वो खून में शामिल हो गई। यहाँ से जहाँ पे आपके एल्वुलाई मौजूद होते हैं कॉर्नर्स पे, यहाँ से जो आप में वेस्ट, आपकी बॉडी में वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी वो यहाँ से ब्रोंक्यूल से गुजरते हुए ब्रोंकस में आई, ब्रोंकस से गुजरते हुए आपकी विंड पाइप में आई और यहाँ से आपके नोज़ के ज़रिए से आपकी बॉडी से बाहर निकल गई। ठीक है, ये आपको पर्पल कलर में कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ रही है। जो आपकी ब्लूइश कलर में जो अंदर गई थी वो थी आपकी ऑक्सीजन। ये कलर जस्ट आपको शो करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाए गए हैं। रेस्पिरेशन, एवरी सेल इन द बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड फूड। आपकी बॉडी में जो जितने भी सेल मौजूद हैं उनको ऑक्सीजन और खुराक की ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन इज़ कैरिड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड सिस्टम। ऑक्सीजन आपकी बॉडी में किस चीज़ के ज़रिए से पहुंचती है? ब्लड सिस्टम के ज़रिए या आपके खून के ज़रिए। वंस इट हैज़ रीच द सेल वेयर इट इज़ नीडेड, इट कैन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। एक बार ये उस जगह पहुंच गई जहां इसकी ज़रूरत है, उसके बाद वहां पहुंचने के बाद ये वहां पे मौजूद फूड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आपको एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताया था, ये वही प्रोसेस करती है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पे जब आपकी फूड और आपकी ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती हैं, एनर्जी बनाती हैं, उसी के साथ एनर्जी के बनने के साथ साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं जो आपके लिए फालतू होते हैं या आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते। द फॉलोइंग इक्वेशन समराइजेज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पे रेस्पिरेशन की इक्वेशन दिखाई गई है। फूड यानी वो खाना जो आप खाते हैं, ऑक्सीजन यानी कि वो ऑक्सीजन जो आप सांस के ज़रिए से अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो अपनी बॉडी से आप बाहर निकालते हैं। वाटर, ये भी वही वो वेस्ट वाटर है जो आप अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, आपको चलने के लिए, भागने के लिए, फिरने के लिए, इवन हर काम के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है, ये वो एनर्जी है जो इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। पैराग्राफ नेक्स्ट, after respiration has occurred, blood returning from the cells contains extra water and carbon dioxide and very little oxygen। जब रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है और ब्लड जौन सा है सेल से वापस आ रहा होता है, उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा होती है? उसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और बहुत थोड़ी मिकदार में ऑक्सीजन भी उसमें मौजूद होती है। The only way the carbon dioxide can be removed from the body in the blood via the heart to the lungs। एक ही तरीका है आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का। वो किस तरीके से कि आपकी बॉडी में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है वो पहले आपके हार्ट में पहुँचे, फिर उसके बाद आपके लंग्स तक पहुँचे और लंग्स में पहुँचने के बाद वो आपके विंड पाइप, सांस की नाली से होते हुए आपके नाक से बाहर आ जाए। फ्रॉम देयर इट इज़ ब्रीथेड आउट थ्रू द माउथ एंड नोज़। हाँ, वहाँ से वो क्या होता है? आपकी नाक से बाहर आ जाती है। जी, ये है आपका हार्ट। यहाँ से ये दरमियान में, यहाँ से आपकी जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके लंग्स तक आती है। लंग्स में यहाँ पे एल्वुलाई में आती है, ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से एल्वुलाई में आती है। एल्वुलाई के ज़रिए से आपकी ब्रोंक्यूल्स में आती है, इन ब्रांचेस में, फिर उसके बाद आपके ब्रोंकस में आती है, ब्रोंकाई में, उसके बाद आपकी विंड पाइप में आती है और उसके बाद आपके नाक और मुंह से बाहर निकल जाती है।
यहाँ पे पेज नंबर 11 पे आपको दो पाई चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पहला पाई चार्ट है, इसके नीचे आप पढ़ें कंपोजिशन ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ पर्सन। जो इंसान सांस अंदर लेके जाता है, जो एक आदमी सांस अंदर लेके जाता है, उसमें क्या क्या होता है और कितने कितने परसेंट होता है ये बताया जा रहा है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले ज़्यादा चीज़ होती है 78% नाइट्रोजन, उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। उसके बाद उसके अंदर 21% 21% ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे 1% इनर्ट गैसेस होती हैं और 0.03% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और वाटर वेपर वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब है ये चेंज हो सकते हैं ज़्यादा या कम। नेक्स्ट है आपकी कंपोजिशन ऑफ एयर एक्सहेल्ड बाय अ पर्सन। एक्सहेल का मतलब है जो आपने सांस के ज़रिए से बाहर निकाली है, उसकी क्या कंपोजिशन होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन है 78%। नाइट्रोजन जो आप अंदर लेके जाते हैं, बाहर भी उतनी ही लेके आते हैं, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट है ऑक्सीजन 16%। आप लेके कितनी गए थे 21% और आपने बाहर कितनी निकाली 16%, मतलब कि 4% आपकी बॉडी में यूज़ हो गई। नेक्स्ट है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 4%। यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकाल रहे हैं वो है 4% और आप अंदर कितनी लेके जा रहे थे 0.3%, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर बनी थी। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है बाहर। अच्छा, नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस, वो आपकी सेम रहेंगी 1%। और वाटर वेरिएबल मोर देन इनहेल्ड एयर, यानी कि जितने आप अंदर लेके गए थे वो वेरिएबल थे, कम या ज़्यादा हो सकते हैं। बाहर का मौसम कैसा है वो चेंज हो सकता है, कभी बारिश का मौसम होता है, कभी खुश्क मौसम होता है, बहुत गर्मी होती है, कभी ठंडा मौसम होता है, उसके हिसाब से। और ये जो आप बाहर निकाल रहे हैं जो वाटर वेपर हैं, वो क्या है कि ज़्यादा होते हैं जो आप अंदर लेके जाते हैं उससे। जो आप हवा अंदर लेके जा रहे हैं, जो आप बाहर लेके आ रहे हैं अपनी बॉडी से, उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होती है।